हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं पूजा सिंह एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अकाउंटिंग मास्टर क्लास एंड दिस इज द 26th लेक्चर ऑफ आवर 1000 एमसीक्यू सीरीज। और मैं उम्मीद करती हूं कि जो मैंने अभी तक 25 लेक्चर्स एमसीक्यू के अपलोड किए हैं वो आपने देख लिए होंगे। मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और एक बात और कि ये जो एमसीक्यू है ना, इन्हें मैं टॉपिक वाइज सब्जेक्ट वाइज करा रही हूँ ताकि आप अपने सिलेबस के हिसाब से पढ़ सकें। क्योंकि आप में से कुछ स्टूडेंट असिस्टेंट अकाउंटेंट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, कुछ यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं, कुछ पीजीटी कॉमर्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, कुछ सीएमए की कर रहे हैं, कुछ बीकॉम एमकॉम कर रहे हैं। तो ये एमसीक्यूज मैं आप सभी को ध्यान में रखकर करा रही हूँ। और एक बात और कि अगर मेरे इस 30 मिनट के लेक्चर से आप कुछ नॉलेज गेन करें, कुछ नया कॉन्सेप्ट आपको सीखने को मिले, तो मेरे इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। राइट, तो फिर चलिए हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हेल्प टू इंक्रीज द करंट रेशियो। इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो करंट रेशियो इंक्रीज करने में हेल्प नहीं करता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें करंट रेशियो का फॉर्मूला पता होना चाहिए। करंट रेशियो क्या होता है, याद करिए, करंट रेशियो क्या होता है। करंट रेशियो इज करंट एसेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी, दिस इज द करंट रेशियो। ठीक है, तो आपको बताना है कौन सा इन चारों में ऑप्शन है जो करंट रेशियो इंक्रीज करने में हेल्प नहीं कर रहा है। तो करंट रेशियो कब इंक्रीज होगा, करंट रेशियो इंक्रीज होगा जब करंट एसेट इंक्रीज हो। ठीक है, और करंट लायबिलिटी क्या हो, जब डिक्रीज हो तो क्या होगा, करंट रेशियो इंक्रीज होगा। ठीक है, ये बात तो समझ में आई। तो चलिए अब इन चारों ऑप्शन को हम पढ़ लेते हैं, देखते हैं इन चारों में से कौन सा ऐसा ट्रांजैक्शन है, कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिससे करंट रेशियो इंक्रीज होगा। तो पहला ऑप्शन क्या है, इशू ऑफ डिबेंचर टू बाय स्टॉक। अगर ऑर्गेनाइजेशन डिबेंचर इशू करती है स्टॉक बाय करने के लिए, तो क्या करंट रेशियो इंक्रीज होगा। तो अगर कंपनी डिबेंचर इशू करती है स्टॉक बाय करने के लिए, तो क्या होगा, करंट एसेट स्टॉक अगर बाय करेगी तो ऑर्गेनाइजेशन की करंट एसेट क्या है, बढ़ जाएंगे। करंट एसेट बढ़ जाएगा, इसका मतलब क्या है, करंट रेशियो बढ़ जाएगा। तो ये इस ऑप्शन से क्या है, करंट रेशियो बढ़ेगा। तो ये तो होगा नहीं। अगला क्या है, देखिए इसमें उल्टा पूछा है कि करंट रेशियो कौन सा ऑप्शन है जिससे नहीं इंक्रीज होगा, तो इससे तो इंक्रीज होगा, तो ये तो ऑप्शन होगा नहीं। अगला क्या है, इशू ऑफ डिबेंचर टू पे क्रेडिटर। क्रेडिटर को पे करने के लिए अगर कंपनी डिबेंचर इशू करती है, तो अगर क्रेडिटर को पे किया जाता है तो ऑर्गेनाइजेशन की करंट लायबिलिटी क्या होती है, कम हो जाएगी ना करंट लायबिलिटी। और करंट लायबिलिटी कम हो जाएगी तो यानी करंट रेशियो क्या होगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, तो यानी करंट रेशियो इस सेकंड ऑप्शन से भी बढ़ रहा है, यानी ये भी आंसर नहीं होगा। तीसरा क्या है, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट टू पे क्रेडिटर। अगर ऑर्गेनाइजेशन अपने कुछ इन्वेस्टमेंट सेल करती है क्रेडिटर्स को पे करने के लिए, तो अगेन करंट क्रेडिटर को अगर पे करते हैं तो करंट लायबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी, और अगर करंट लायबिलिटी डिक्रीज होती है तो करंट रेशियो क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो इस ऑप्शन से भी इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, अगला ऑप्शन क्या है, अवेल बैंक ओवरड्राफ्ट टू बाय मशीन। अगर ऑर्गेनाइजेशन ने बैंक ओवरड्राफ्ट लिया है, बैंक ओवरड्राफ्ट लिया है यानी करंट लायबिलिटी ऑर्गेनाइजेशन ने बढ़ा ली। ठीक है, बैंक ओवरड्राफ्ट लिया है मशीनरी बाय करने के लिए, तो करंट रेशियो क्या बढ़ेगा। तो अगर करंट लायबिलिटी, ये देखिए करंट लायबिलिटी अगर बढ़ जाए तो क्या होगा, करंट रेशियो कम हो जाएगा, ये डिक्रीज होगा ना। तो यानी इसमें से पूछा गया है कि कौन सा ऑप्शन है जिससे करंट रेशियो नहीं बढ़ रहा है। तो यहाँ पे है आंसर ऑप्शन डी। ऑप्शन डी से क्या है, करंट रेशियो नहीं बढ़ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा डी। अच्छा, इसमें एक चीज और है, ये जो इशू ऑफ डिवेंचर लिखा है, तो डिवेंचर इज अ लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, ये लॉन्ग टर्म लायबिलिटी है। ठीक है, जैसे यहाँ पे मशीन बाय किया, इट्स अ फिक्स एसेट। करंट रेशियो में केवल करंट एसेट और करंट लायबिलिटी कंसीडर की जाती है। तो ये क्योंकि ये लॉन्ग टर्म लायबिलिटी है, यहाँ पे भी लॉन्ग टर्म लायबिलिटी है, इन्वेस्टमेंट भी लॉन्ग टर्म है, और मशीनरी भी फिक्स एसेट है, इसे इसलिए हमने इसे नहीं कंसीडर किया। हमने केवल जो करंट आइटम है उनको ही कंसीडर करके करंट रेशियो में देखा कि इन आइटम से करंट रेशियो इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन डी। वैसे अच्छा क्वेश्चन था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। इसमें से चारों में से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। ठीक है, चारों ऑप्शन एक बार रीड कर रही हूं। अ हायर रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो इज नॉट डिजायरेबल। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो डिपेंड्स अपॉन टैक्स रेट। नेक्स्ट है, इंक्रीज इन नेट प्रॉफिट रेशियो मींस इंक्रीज इन सेल्स। नेक्स्ट है, लोअर डेप्ट इक्विटी रेशियो मींस लोअर फाइनेंशियल रिस्क। ठीक है, तो ये चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं। तो ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है।
इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करने के लिए आपको इन चारों रेशियो के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे देखिए रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो की भी बात हो रही है ऑप्शन ए में। ठीक है, नेक्स्ट आपका इंटरेस्ट कवरेज रेशियो के भी बारे में बात हो रही है, नेट प्रॉफिट रेशियो के बारे में भी और डेब्ट इक्विटी रेशियो के बारे में भी। ठीक है, इसमें 4 रेशियोज के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए, तभी ये क्वेश्चन आप कर पाएंगे। ठीक, तो चलिए मैं थोड़ा-थोड़ा सबके बारे में बता देती हूँ पहले। वैसे अगर आपको अकाउंटिंग रेशियोज़ डिटेल में पढ़ना है तो मैं ऑलरेडी अकाउंटिंग रेशियोज़ पे सेपरेट वीडियो बना चुकी हूँ, 5 वीडियोज़ में मैंने उसे कवर किया है। ठीक है, तो चलिए मैं आपको यहाँ पे थोड़ा बता रही हूँ, इसका सॉल्यूशन क्या होगा। एक-एक करके डिस्कस करते हैं। ऑप्शन ए में कहा गया है कि रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो हायर नहीं होना चाहिए, इट इज़ नॉट डिज़ायरेबल। ठीक है, तो रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो होता क्या है? तो रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो ये शो करता है कि हाउ क्विकली द रिसीवेबल्स आर कन्वर्टेड इनटू कैश, यानी कितनी तेजी से रिसीवेबल कैश में कन्वर्ट होते हैं, ये हमें रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो से पता चलता है। तो जितनी जल्दी रिसीवेबल कैश में कन्वर्ट हो जाए उतना अच्छा है ना, तो यानी हायर रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो इज डिजायरेबल, यानी हायर टर्नओवर रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे लिखा है नॉट डिजायरेबल, तो यानी ये ऑप्शन तो गलत है। अगला अगला ऑप्शन क्या है, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो डिपेंड अपॉन टैक्स रेट। तो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो जो है इट हेल्प्स इन असर्टनिंग द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट अवेलेबल टू कवर द इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो ये शो करता है कि प्रॉफिट का कितना पोर्शन अवेलेबल है कंपनी के पास, ताकि वो अपने जो लॉन्ग टर्म डेप्ट है उन पे इंटरेस्ट को कवर कर सके। ठीक है, ये हमें इंटरेस्ट कवरेज रेशियो से पता चलता है। तो इसमें जो टैक्स रेट है इसका कोई रोल नहीं है। ठीक है, इसमें टैक्स रेट का कोई रोल नहीं है, तो यानी ऑप्शन बी भी गलत है। अगला ऑप्शन क्या है कि नेट प्रॉफिट रेशियो अगर इंक्रीज होता है इसका मतलब है सेल्स इंक्रीज हो रही है, तो ये भी एकदम नहीं है। नेट प्रॉफिट रेशियो गिव्स द रिलेशनशिप बिटवीन नेट प्रॉफिट एंड रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप बताता है। नेट प्रॉफिट रेशियो बढ़ने का एकदम भी मतलब ये नहीं होता है कि सेल्स बढ़ रही है। ठीक है, अगला क्या है, डेब्ट इक्विटी रेशियो अगर कम है इसका मतलब लोअर फाइनेंशियल रिस्क है। तो पहले मैं आपको डेब्ट इक्विटी रेशियो बता देती हूँ। ये जो डेब्ट इक्विटी रेशियो है ना, ये एक सॉल्वेंसी रेशियो है। तो इससे ऑर्गेनाइजेशन की फाइनेंशियल साउंडनेस के बारे में पता चलता है। बेसिकली डेब्ट इक्विटी रेशियो गिव्स द रिलेशनशिप बिटवीन डेब्ट एंड इक्विटी। ठीक है, तो ये बेसिकली फाइनेंशियल रिस्क ही तो इंडिकेट कर रहा है। जितना कम होगा डेब्ट इक्विटी रेशियो उतना ही कम ऑर्गेनाइजेशन का फाइनेंशियल रिस्क होगा। तो ये जो ऑप्शन डी है ना, दिस इज द करेक्ट आंसर, ये करेक्ट आंसर है। ठीक है, ऊपर के तीनों गलत हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, शेयर होल्डर्स वेल्थ इन अ फर्म इज रिफ्लेक्टेड बाय। जो शेयर होल्डर वेल्थ होती है फर्म में, ये किससे रिफ्लेक्ट होती है? पहला ऑप्शन है नंबर ऑफ पीपल एम्प्लॉयड इन द फर्म, तो ये तो एकदम नहीं होगा, नंबर ऑफ पीपल एम्प्लॉयड इन द फर्म नहीं। बुक वैल्यू ऑफ द फर्म एसेट लेस द बुक वैल्यू ऑफ लाइबिलिटी। अगला है अमाउंट ऑफ सैलरी पेड टू इट्स एम्प्लॉय। नेक्स्ट है मार्केट वैल्यू पर शेयर ऑफ द फर्म। ठीक है, तो जब फाइनेंशियल मैनेजमेंट हमने पढ़ा है, ठीक है, तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट में यूनिट 1 में ही है ऑब्जेक्टिव ऑफ द फर्म, फर्म का ऑब्जेक्टिव क्या है। ठीक है, तो वहां पर हमने ये कॉन्सेप्ट पढ़ा था शेयर होल्डर्स वेल्थ, याद आ रहा है? शेयर होल्डर वेल्थ के बारे में वहां पर आपने पढ़ा होगा। तो वहां पर शेयर होल्डर वेल्थ मतलब क्या होता है, वहां बताया गया था शेयर होल्डर वेल्थ मतलब होता है मार्केट प्राइस पर शेयर ऑफ द फर्म। ऑर्गेनाइजेशन के जो शेयर है उसकी जो मार्केट प्राइस है, दिस इज कॉल्ड शेयर होल्डर वेल्थ। और ऑर्गेनाइजेशन का मेन एम, मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? टू मैक्सिमाइज द शेयर होल्डर्स वेल्थ, शेयर होल्डर वेल्थ को मैक्सिमाइज करना। इसका मतलब क्या है? मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर टू इंक्रीज, जो शेयर की जो मार्केट प्राइस है उसको इंक्रीज करना। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन डी, राइट। अगला क्वेश्चन क्या है, एक्सेस ऑफ करंट एसेट ओवर करंट लायबिलिटी इज कॉल्ड। करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी, ठीक है, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी को हम क्या कहते हैं? तो करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी को हम वर्किंग कैपिटल कहते हैं, नेट वर्किंग कैपिटल कहते हैं। ये तो मेरे ख्याल से आपको पता होगा, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में आपने पढ़ा होगा, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट में आपने पढ़ा होगा कि करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी इक्वल्स टू वर्किंग कैपिटल। ठीक है, लेकिन इसके साथ एक और टर्म भी यूज किया जाता है इसके लिए, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी इज ऑल्सो कॉल्ड नेट करंट एसेट, इसे नेट करंट एसेट भी कहा जाता है। ठीक है, करंट एसेट में से अगर करंट लायबिलिटी को माइनस कर दें तो इसे नेट करंट एसेट भी कहा जाता है।
ठीक है। तो करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी नेट करंट एसेट भी होता है, नेट वर्किंग कैपिटल भी होता है, वर्किंग कैपिटल भी होता है। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, राइट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस बिकॉज, पहले क्या था? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन वाज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ एनी बिजनेस। किसी भी बिजनेस का जो मेन ऑब्जेक्टिव होता था वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होता था, लेकिन बाद में वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, शेयर होल्डर वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, SWM, शेयर होल्डर वेल्थ मैक्सिमाइजेशन का कॉन्सेप्ट आया, SWM सॉरी, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आया। इवन फाइनेंशियल मैनेजमेंट के यूनिट 1 में एक टॉपिक है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन वर्सेस वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, ठीक है, ये एक टॉपिक है यूनिट 1 में, बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो ये क्वेश्चन वहीं से है कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन जो पहले ऑब्जेक्टिव था बिजनेस का वो क्यों था? तो पहला ऑप्शन है प्रॉफिट एक्ट एज अ मेजर ऑफ एफिशिएंसी। प्रॉफिट जो है वो, उससे हम ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी को मेजर कर सकते हैं, इसलिए प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन मेन ऑब्जेक्टिव था। तो ये तो सही बात है, करेक्ट है। अगला क्या है? इट सर्व एज अ प्रोटेक्शन अगेंस्ट रिस्क। ये जो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है इससे हम रिस्क के अगेंस्ट प्रोटेक्शन ले सकते हैं, तो ये भी ऑप्शन सही है। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी यानी बोथ, दोनों ही रीजन है। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन मेन ऑब्जेक्टिव क्यों है? क्योंकि ये रिस्क के अगेंस्ट प्रोटेक्ट करता है और ये इफिशिएंसी को मेजर करता है, ऑर्गेनाइजेशन की इफिशिएंसी को मेजर करता है। तो दोनों ही आंसर है, यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन करते हैं। शेयर होल्डर्स वेल्थ इज इक्वल्स टू, शेयर होल्डर वेल्थ क्या होती है? नंबर ऑफ शेयर ओन्ड मल्टीप्लाइड बाय करंट स्टॉक प्राइस पर शेयर, नंबर ऑफ शेयर ओन्ड मल्टीप्लाइड बाय करंट स्टॉक प्राइस पर शेयर। अरे ये तो तीनों ही ऑप्शन सेम दिए गए हैं और एक है नन ऑफ द अबव, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, यहाँ सारे ऑप्शन सेम दे दिए गए हैं। तो इसका आंसर बता देती हूँ, वैसे इसका आंसर यही है। जो आंसर, ये जो फर्स्ट सेकंड थर्ड जो तीनों ऑप्शन सेम कर दिए गए हैं, दिस इज द आंसर। जो शेयर होल्डर वेल्थ होती है ना, वो क्या होती है? नंबर ऑफ शेयर्स ओन, कोई शेयर होल्डर कितने शेयर ओन कर रहा है, मल्टीप्लाइड बाय उस शेयर की करंट प्राइस क्या है, इस समय उस शेयर की करंट प्राइस क्या चल रही है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो शेयर होल्डर की वेल्थ आ जाएगी, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के लिए सपोज करिए एक शेयर होल्डर है, उसके पास 10 शेयर है, ठीक है, और अभी मार्केट प्राइस उसकी 20 रुपए चल रही है, तो यानी शेयर होल्डर वेल्थ की अगर बात करें तो मल्टीप्लाई करिए 200 रुपए क्या है शेयर होल्डर वेल्थ, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट रिफर्स टू द ट्रेड ऑफ बिटवीन डैश एंड प्रॉफिटेबिलिटी। जो वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट है उसमें क्या होता है? देयर इज अ ट्रेड ऑफ बिटवीन, किसके बीच में ट्रेड ऑफ होता है? बताइए, आप पढ़ चुके होंगे वर्किंग कैपिटल। तो वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट में देयर इज अ ट्रेड ऑफ बिटवीन लिक्विडिटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी, कीपिंग द लिक्विडिटी एंड पी है ये, ठीक है, लिक्विडिटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी, कीपिंग द रिस्क फैक्टर इन माइंड। तो वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट में एक प्रॉपर बैलेंस मेंटेन किया जाता है लिक्विडिटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी के बीच में, रिस्क को ध्यान में रखते हुए, ठीक है। तो देयर इज अ ट्रेड ऑफ बिटवीन लिक्विडिटी, रिस्क एंड प्रॉफिटेबिलिटी। अगर ऑर्गेनाइजेशन को हायर प्रॉफिटेबिलिटी चाहिए, ठीक है, अगर ऑर्गेनाइजेशन चाहती है कि उसकी प्रॉफिटेबिलिटी हायर हो, तो ऑर्गेनाइजेशन को लिक्विडिटी क्या करनी पड़ेगी? थोड़ी सी रिड्यूस करनी पड़ेगी, ठीक है, कैश में पैसा कम रखना होगा, उस कैश को इन्वेस्ट करना पड़ेगा प्रोजेक्ट्स में, मशीनरी में, ठीक है, फैक्ट्री में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो अगर हायर प्रॉफिटेबिलिटी चाहिए तो लिक्विडिटी रिड्यूस करनी होगी, ठीक है। तो देयर शुड बी अ प्रॉपर बैलेंस बिटवीन लिक्विडिटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी, लिक्विडिटी और प्रॉफिटेबिलिटी के बीच में एक प्रॉपर बैलेंस होना चाहिए, कीपिंग द रिस्क इन माइंड, ये जो रिस्क फैक्टर है इसको ध्यान में रखते हुए इनके बीच में एक प्रॉपर बैलेंस होना चाहिए, ठीक है। तो बताइए यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा? यहाँ पे लिक्विडिटी, रिस्क और बोथ, तो यहाँ पे होगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट इज अ ट्रेड ऑफ बिटवीन लिक्विडिटी और रिस्क एंड प्रॉफिटेबिलिटी, तीनों के बीच में एक प्रॉपर बैलेंस होना चाहिए, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ मीडियम टर्म सोर्स, इसमें से कौन सा मीडियम टर्म सोर्स है? तो सबसे पहले मैं आपको ये जो मीडियम टर्म सोर्स, ये जो वर्ड यूज हुआ है ये बता देती हूँ। तो मीडियम टर्म सोर्स मतलब होता है when the fund is required for a period of more than 1 year and less than 5 year, यानी जब ऑर्गेनाइजेशन को फंड रिक्वायर्ड होता है 1 साल से ज्यादा समय के लिए और 5 साल से कम समय के लिए, ठीक है, 1 साल से 5 साल के लिए जब कंपनी फंड रेज करती है, फंड की रिक्वायरमेंट होती है, तो उसको हम कहते हैं मीडियम टर्म सोर्स,
ठीक है। मीडियम टर्म सोर्स में क्या क्या आता है, जैसे बोरिंग फ्रॉम कॉमर्शियल बैंक, अगर ऑर्गेनाइजेशन ने कॉमर्शियल बैंक से बोरिंग ली है, पब्लिक डिपॉजिट है, लीज फाइनेंसिंग है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लिया है, ठीक है। तो ये सब क्या आता है, ये सब है मीडियम टर्म लोन, ठीक है। और तो अब आप मेरे ख्याल से आंसर कर सकते हैं। यहाँ पे क्या क्या ऑप्शन दिया है, एक है पब्लिक डिपॉजिट, तो ये तो है मीडियम टर्म लोन, लीज फाइनेंसिंग ये भी मीडियम टर्म लोन है, यूरो डेप्ट इशू ये मेरे ख्याल से आपके लिए एक नया टर्म होगा। तो ये जो यूरो डेप्ट इशू है ना, इसका दूसरा नाम है यूरो मीडियम टर्म नोट भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये भी एक मीडियम टर्म फ्लेक्सिबल डेप्ट इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, जिसकी मेच्योरिटी लेस देन 5 ईयर है। ये भी 5 साल से कम ड्यूरेशन के लिए इसके थ्रू भी फंड रेज किया जाता है। तो दिस इज ऑल्सो अ मीडियम टर्म सोर्स, ये भी एक मीडियम टर्म सोर्स है, ठीक है। तो यानी यहाँ पे ऑप्शन क्या होगा, विच वन इज द करेक्ट आंसर, कौन सा होगा, तो यहाँ पे ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि ये तीनों ही क्या है, मीडियम टर्म सोर्स है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। The lease period in such a contract is less than the useful life of asset. जो लीज पीरियड होता है इस टाइप के कॉन्ट्रैक्ट में लेस होता है देन द यूजफुल लाइफ ऑफ एसेट, ठीक है। तो हम यहाँ पे किस चीज की बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम ऑपरेटिंग या सर्विस लीज की बात कर रहे हैं, या सर्विस लीज की, या फाइनेंशियल लीज की, या नन ऑफ द अबव, किसकी बात कर रहे हैं ये आपको बताना है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले जरा मैं आपको थोड़ा सा लीज के बारे में बता देती हूँ, और कितने टाइप के लीज होते हैं ये मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। तो लीज बेसिकली क्या होता है, लीज इज अ कॉन्ट्रैक्ट, लीज एक टाइप का कॉन्ट्रैक्ट होता है, ठीक है, बिटवीन टू पार्टीज, लेसर और लेसी। लेसर कौन होता है, ओनर ऑफ द एसेट, जो ओनर ऑफ द एसेट है, और जो यूजर ऑफ द एसेट लेसी है, उसके बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। इस कॉन्ट्रैक्ट में जो ओनर होता है ये लेसी को ये राइट देता है कि आप जो हमारे एसेट्स हैं उनको यूज कर सकते हैं ओवर एन अग्रीड पीरियड ऑफ टाइम, यानी एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन तक यूज कर सकते हैं, और उसके बदले में आपको कुछ कंसीडरेशन पे करना होगा, जिसे लीज रेंट कहते हैं, लीज रेंटल आपको पे करना होगा, ठीक है। तो दिस इज लीज, इसको हम लीज कहते हैं। और ये जो लीज होता है ना, दो टाइप का होता है, पहला है ऑपरेटिंग लीज और दूसरा है फाइनेंशियल लीज। ये जो लीज है दो टाइप के हैं, ऑपरेटिंग लीज या एंड फाइनेंशियल लीज। ऑपरेटिंग लीज को सर्विस लीज भी कहते हैं, ठीक है। तो पहले मैं आपको थोड़ा सा ऑपरेटिंग लीज के बारे में बता देती हूँ। ये जो ऑपरेटिंग लीज होता है ये शॉर्ट टर्म एंड कैंसिलेबल लीज एग्रीमेंट होता है, ये शॉर्ट टर्म के लिए होता है और कैंसिलेबल लीज एग्रीमेंट होता है। जैसे एग्जांपल के लिए सपोज करिए कोई टूरिस्ट है, उसने कार रेंट पे ली, ठीक है, या फिर सपोज करिए आपने ऑफिस इक्विपमेंट लीज पे लिए, ट्रक या कार लीज पे ली, तो ये सब शॉर्ट टर्म के लिए जो लीज एग्रीमेंट होता है ना, वो सब आता है ऑपरेटिंग लीज में, और इसमें सर्विस भी प्रोवाइड की जा सकती है, तो इसको सर्विस लीज भी कहते हैं, ठीक है। तो ये जो लीज होती है ना, ये जो ऑपरेटिंग लीज होती है, जनरली ये 3 to 5 ईयर तक के लिए होता है, ठीक है। ये जो ऑपरेटिंग लीज है ये 3 to 5 ईयर के लिए होता है, और इसमें जो ओनर ऑफ द एसेट होता है, जो लेसर होता है, वो रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द मेंटेनेंस एंड इंश्योरेंस ऑफ द एसेट। जो एसेट है उसके इंश्योरेंस और मेंटेनेंस के लिए यहाँ पे लेसर रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। तो ये ऑपरेटिंग लीज है। फाइनेंशियल लीज क्या है, मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में इसलिए बता दे रही हूँ क्योंकि कोई जरूरी नहीं है एग्जाम में यही पूछा जाए, ठीक है, यही क्वेश्चन आए। तो आपको पूरा मैं लीज का कॉन्सेप्ट ही समझा दे रही हूँ ताकि कुछ भी पूछा जाए, फाइनेंशियल लीज भी अगर पूछा जाए देन यू कैन आंसर, ठीक है। तो फाइनेंशियल लीज थोड़ा सा बता देती हूँ। फाइनेंशियल लीज क्या है, जब लॉन्ग, फाइनेंशियल लीज इज अ लॉन्ग टर्म लीज, ये लॉन्ग टर्म लीज है, नॉन कैंसिलेबल लीज कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है। जब लॉन्ग टर्म के लिए कोई लीज ली जाए, जैसे अगर कोई प्लांट है, मशीनरी है, लैंड है, बिल्डिंग है, शिप है, ये सब लीज पे ली जाए ना, तो वो आती है फाइनेंशियल लीज में, ठीक है। तो अब मुझे लगता है आपको ऑपरेटिंग लीज और फाइनेंशियल लीज इनके बारे में काफी कुछ डिटेल में समझ में आ गया है। तो अब आप इसका आंसर खुद ही कर सकते हैं। यहाँ पे बोला गया है लीज पीरियड, ऐसा लीज कॉन्ट्रैक्ट जहां पे लीज पीरियड इज लेस देन द यूजफुल लाइफ ऑफ एसेट, यानी जो लाइफ ऑफ एसेट है इससे कम ड्यूरेशन के लिए जब लीज कॉन्ट्रैक्ट हो तो उसे क्या कहेंगे, तो ये तो बेसिकली ऑपरेटिंग लीज है ना, या सर्विस लीज जिसे कहेंगे, ये वो है, क्योंकि यहाँ पे ये शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होती है, ठीक है, और यहाँ पे एसेट की लाइफ लंबी है, लेकिन ये जो लीज है ये 3 से 5 साल के लिए ली जाती है, ठीक है। तो ये यहाँ पे ऑप्शन क्या होगा बताइए, यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन ए, ऑपरेटिंग और सर्विस लीज, ठीक। फाइनेंशियल लीज तो लॉन्ग टर्म के लिए होती है, तो ये तो एकदम नहीं होगा,
ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच वन इज द बेनिफिट ऑफ फैक्टरिंग, इसमें से कौन सा फैक्टरिंग का बेनिफिट है। ठीक है, तो पहले जरा मैं आपको फैक्टरिंग के बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ। वैसे जो इससे पिछला लेक्चर था, जो 25th पार्ट है, उसमें मैंने फैक्टरिंग बताया है, बट चलिए अगर आपने वो पार्ट अभी तक नहीं देखा है तो थोड़ा सा बता देती हूँ फैक्टरिंग के बारे में, तो आप खुद ही इसका आंसर कर लेंगे। फैक्टरिंग क्या होता है? फैक्टरिंग एक बहुत ही पॉपुलर मेथड है, पॉपुलर तरीका है फॉर मैनेजिंग, फाइनेंसिंग एंड कलेक्टिंग द रिसीवेबल। जो भी रिसीवेबल होते हैं, जो भी बिल रिसीवेबल होते हैं, उनको मैनेज करना, फाइनेंस करना और कलेक्ट करने का एक बहुत पॉपुलर तरीका है फैक्टरिंग। ठीक है, फैक्टरिंग ये वो मेथड है जिससे रिसीवेबल जो होते हैं ना, उनको कैश में हम इजिली कन्वर्ट कर सकते हैं। रिसीवेबल यानी नॉन प्रोडक्टिव एसेट को हम प्रोडक्टिव एसेट यानी कैश में इजिली कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, और कैसे कन्वर्ट करते हैं? ये जो रिसीवेबल्स है ना, इनको हम सेल कर देते हैं। किसको सेल कर देते हैं? हम उन कंपनीज को सेल कर देते हैं जिनका काम ही यही है। उन कंपनीज को सेल करते हैं जो स्पेशलाइज हैं कलेक्टिंग एंड मैनेजिंग द रिसीवेबल, जिनका काम ही यही है रिसीवेबल को कलेक्ट करना, मैनेज करना। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा गया है बेनिफिट ऑफ फैक्टरिंग, ये जो फैक्टरिंग का जो पूरा कॉन्सेप्ट है, इसका फायदा क्या है। तो इसका पहला फायदा दिया है बेटर कैश फ्लो। हाँ, फैक्टरिंग से क्या होता है? कैश फ्लो बेटर हो जाता है, क्योंकि इससे क्या होता है? रिसीवेबल कैश में कन्वर्ट हो जाते हैं। दूसरा क्या है? बेटर एसेट मैनेजमेंट। हाँ, फैक्टरिंग हेल्प इन एसेट मैनेजमेंट। यहाँ पे वन फॉर्म ऑफ एसेट इज कन्वर्टेड इनटू अदर फॉर्म ऑफ एसेट, तो एसेट मैनेजमेंट में हेल्प करता है। बेटर वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, तो हाँ, ये बेटर वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट में भी हेल्प करता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन क्या होगा बताइए? यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, दिस इज द आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? द टर्म, ये अच्छा क्वेश्चन है। द टर्म वैसे इजी बहुत है, ये देखिए बहुत लंबा लग रहा है लेकिन इजी बहुत है। आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा, अगर आप कॉमर्स साइड के हैं तो 11th क्लास में ये कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा होगा। The term dash means manipulation of account in such a way so as to conceal vital information and present the financial statement in such a way to show a better position than what actually it is. ठीक है, दिस इज द क्वेश्चन। यानी आप उस टर्म को क्या कहेंगे जिसमें हम अकाउंट को मैनिपुलेट करते हैं इस तरीके से जिससे कंसील हो जाए, कंसील मतलब हाइड हो जाए वाइटल इंफॉर्मेशन, वाइटल मतलब इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हाइड हो जाए, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट इस तरीके से प्रेजेंट हो जिससे बेटर पोजीशन की ऑर्गेनाइजेशन अच्छी पोजीशन में ऐसा प्रेजेंट हो। तो इस टर्म को क्या कहा जाता है? तो ये वैसे मैंने भी पढ़ाया है, जब मैंने फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ाया है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग का जो मेरा पहला वीडियो है जिसमें मैंने फाइनेंशियल अकाउंटिंग का बेसिक कॉन्सेप्ट की फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या होती है, ऑब्जेक्टिव क्या है, लिमिटेशन क्या है, यूजर्स क्या है फाइनेंशियल अकाउंटिंग के, तो वहां पे ये कॉन्सेप्ट मैंने डिस्कस किया था। दिस इज वन ऑफ द लिमिटेशन ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग। ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग की एक लिमिटेशन है कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग में अकाउंट मैनिपुलेट भी किए जा सकते हैं, जिसमें वाइटल इंफॉर्मेशन, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को हाइड किया जाता है, और ऐसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रेजेंट किए जाते हैं जिससे पता चले कि ऑर्गेनाइजेशन बहुत अच्छी पोजीशन में है। तो इसको हम क्या कहते हैं? याद करिए, इसको हम कहते हैं विंडो ड्रेसिंग। ठीक है, इसको कहा जाता है विंडो ड्रेसिंग, यानी सजा के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एकदम सजा धजा के प्रेजेंट कर दिया, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को शो नहीं किया और गलत इंफॉर्मेशन को शो किया जिससे ऑर्गेनाइजेशन की गलत फाइनेंशियल पोजीशन शो हो। तो इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं विंडो ड्रेसिंग। दिस इज वन ऑफ द लिमिटेशन ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग, राइट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, अगले क्वेश्चन पे जाने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो मैं अपने चैनल के बारे में भी थोड़ा सा बताना चाहती हूँ। मेरे चैनल पे आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, इन सारे ही सब्जेक्ट की सीक्वेंस में लेक्चर वीडियो सीरीज मिलती है, जिसमें मैंने बहुत डिटेल में विद नोट्स एंड न्यूमेरिकल पढ़ाया है। तो इन वीडियो लेक्चर्स का फायदा उठाइए, इन वीडियोस की मदद से पढ़िए, और एक बार मेरे चैनल पे जाके प्लेलिस्ट जरूर चेक करिएगा, राइट। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, और नीचे जो नोटिफिकेशन बेल है उसको भी प्रेस कर लीजिएगा, सो दैट यू गेट द नोटिफिकेशन ऑफ माय अपकमिंग वीडियोस, राइट। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आईपीओ रिफर्स टू, आईपीओ क्या होता है? IPO is the first time a company comes to public to raise money. IPO बेसिकली क्या होता है? जब कंपनी पहली बार पब्लिक के पास जाती है फंड रेज करने के लिए, तो उसको हम IPO कहते हैं। आपसे IPO का फुल फॉर्म पूछा गया है, तो यहाँ पे ऑप्शन क्या है? इमीडिएट पब्लिक ऑफर, इमीडिएट पब्लिक ऑफरिंग, इनिशियल पब्लिक ऑफर, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। तो यहाँ ये भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है।
इसमें स्टूडेंट जल्दी से ये टिक कर देंगे, इनिशियल पब्लिक ऑफर, बट यहाँ पे बहुत ध्यान से हमें पढ़ना है। आंसर क्या है? आंसर है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। जो आईपीओ होता है ना, वो ऑफर नहीं, लास्ट में ऑफर नहीं होता है, इट्स ऑफरिंग, ठीक है। तो आईपीओ का फुल फॉर्म है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। इसमें स्टूडेंट बहुत कंफ्यूज होते हैं, वो ऑफर टिक कर देते हैं, ठीक है। बट आईपीओ क्या होता है? आईपीओ इज इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, ठीक है। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, राइट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है एसपीओ। एसपीओ रिफर्स टू, यहाँ पे एसपीओ का फुल फॉर्म आपको बताना है। जब कंपनी दूसरी बार, सब्सिक्वेंट टाइम अ कंपनी रेज मनी फ्रॉम द पब्लिक, जब कंपनी दूसरी बार, लगातार दूसरी बार पब्लिक से फंड रेज करे, तो उसको एसपीओ कहते हैं। आपसे एसपीओ का फुल फॉर्म पूछा जा रहा है, तो इट्स अ सेकेंड पब्लिक ऑफरिंग, सब्सिक्वेंट पब्लिक ऑफरिंग, सब्सिक्वेंट पब्लिक ऑफर, सीजनल पब्लिक ऑफरिंग। इन चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? तो इट्स अ सब्सिक्वेंट पब्लिक ऑफरिंग। यहाँ पे भी ऑफर और ऑफरिंग का ध्यान रखिएगा, ठीक है। एसपीओ का फुल फॉर्म क्या है? सब्सिक्वेंट पब्लिक ऑफरिंग, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लिक्विड लायबिलिटी। लिक्विड लायबिलिटी इज इक्वल्स टू करंट लायबिलिटी माइनस बैंक ओवरड्राफ्ट माइनस व्हाट? और क्या माइनस करेंगे? ठीक है, करंट लायबिलिटी में से बैंक ओवरड्राफ्ट और क्या माइनस करेंगे कि हमारा लिक्विड लायबिलिटी आ जाए, ठीक है। ऑप्शन है कैश क्रेडिट, ट्रेड क्रेडिट, दोनों या नन, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको लिक्विड लायबिलिटी बता देती हूँ। लिक्विड लायबिलिटी होती क्या है? तो लिक्विड लायबिलिटी वो डेप्ट ऑब्लिगेशन है जो फर्म को पे करना है विद इन अ ईयर। एक साल के अंदर जो ऑब्लिगेशन ऑर्गेनाइजेशन को पे करना है उसको कहते हैं लिक्विड लायबिलिटी। तो अगर आपको लिक्विड लायबिलिटी कैलकुलेट करना है, तो आपको करंट लायबिलिटी में से दो टर्म माइनस करने होते हैं, ठीक है। दो टर्म आप माइनस करेंगे तो आपका आ जाएगा लिक्विड लायबिलिटी। वो दो टर्म कौन से होते हैं? एक तो होता है बैंक ओवरड्राफ्ट। करंट लायबिलिटी में से बैंक ओवरड्राफ्ट माइनस करिए और कैश क्रेडिट माइनस करिए, तो आपका आ जाता है लिक्विड लायबिलिटी, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। करंट लायबिलिटी में से बैंक ओवरड्राफ्ट और कैश क्रेडिट को माइनस किया जाता है तो आता है लिक्विड लायबिलिटी, ठीक है। और ये जो टर्म्स है ना, बैंक ओवरड्राफ्ट, कैश क्रेडिट, ट्रेड क्रेडिट, लिक्विड लायबिलिटी, ये सारे ही टर्म मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ। मेरा एक वीडियो है अकाउंटिंग टर्म्स पे, जिसमें मैंने अकाउंटिंग में, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में यूज होने वाले डिफरेंट टर्म्स को डिटेल में डिस्कस किया है। दो वीडियोस में मैंने उस टॉपिक को कवर किया है, तो अगर ये टर्म की डिटेलिंग आपको चाहिए तो आप वहां से रेफर कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस लेक्चर। ये आज के लेक्चर का हमारा आखिरी क्वेश्चन था, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको आज जो कुछ भी मैंने पढ़ाया अच्छे से आपको समझ में आया होगा। वैसे अगर समझ में आया तो फिर मेरे वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक अपना ध्यान रखिए। गॉड ब्लेस यू, सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर।